प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भगवान परशुराम ने कहा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन का आरंभ है और कर्म ही जीवन का अंत है। जो मनुष्य इस बात को स्मरण रखेगा उसी का जीवन सफल होगा। डियर व्यूअर्स, राजस्थान नगरपालिका भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आरपीएससी के द्वारा जारी किया जा चुका है और यदि अब आप कर रहे हैं अप्लाई करने का इंतज़ार, तो 29 अगस्त से ये शुरू होने जा रहा है। 3 प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पर हैं: सहायक अभियंता, राजस्व अधिकारी एंड अधिशासी अधिकारी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू है या नहीं है, टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, आपकी इन हैंड सैलरी क्या होगी, पे बैंड, ग्रेड पे, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन और एज के बारे में स्पेशल यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो भी 40 से बढ़ाकर कर दी गई है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स के मन में कन्फ्यूज़न है कि क्या वो अपने डिग्री के फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, और संपूर्ण जितनी भी जानकारी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वर्क एंड पावर, इनकी वर्क क्या रहती है तीनों की, और इनकी क्या पावर होती है, ये सभी बातें आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है जो भी इस आवेदन में सम्मिलित होना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, जो कि है 118 पोस्ट यहाँ पर है, जिसमें से असिस्टेंट इंजीनियर की 41 है, रेवेन्यू ऑफिसर 14 है जिसे राजस्व अधिकारी बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ भी बोला जाता है इसे शॉर्ट में, और इसकी 63 पोस्ट यहाँ पर है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जैसे कि हम एलडीसी की बात करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट्स आदि इत्यादि जिन पोस्टों की हम बात करते हैं, और हम डायरेक्ट अपर लेवल जैसे कि आरएएस की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में ये कहीं ना कहीं लाई करती हैं। तो इस पोस्ट के द्वारा आपका जो सपना है ऑफिसर ग्रेड में जाने का वो पूरा हो सकता है। द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसकी जो पे स्केल है या जो सैलरी है वो क्या होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर सहायक अभियंता की, असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल कैटेगरी। यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स लेवल है उसका 14 है, सबसे हाईएस्ट है ये लेवल। 14 की पे मैट्रिक्स रहेगी इनके लिए, और जो ग्रेड पे है वो कितना है 5400, 5400 रुपये की यहाँ पर ग्रेड पे है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ स्पेशली नोटिफिकेशन से हटकर कि यहाँ पर जो बेसिक पे है वो क्या रहेगी। परिवीक्षा काल में जो है वो एक फिक्स सैलरी आपको मिलेगी, उसके अलावा उसके ख़त्म हो जाने के बाद में आपकी जो बेसिक पे होगी वो रहेगी 56,100। इसके अलावा आपको अदर अलावेंसेस मिलेंगे, उनको इंक्लूड करते हुए जो आपकी टोटल सैलरी होगी वो करीबन 77,000 से अधिक ही होगी। राउंड ऑफ करते हुए हम मान सकते हैं कि करीब 80,000 रुपीज़ जो है वो इनकी सैलरी रहती है। ओके, अब हम आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है राजस्व अधिकारी ग्रेड 2, और इनका पे मैट्रिक्स लेवल होता है लेवल 12। ग्रेड पे है यहाँ पर 4800, 4800 का यहाँ पर लेवल पे है, और ध्यान रहे इनका हर साल जो है इंक्रीमेंट होता है। अब बात करते हैं बेसिक पे की, तो इनकी जो बेसिक पे है वो होती है 44,300 रुपये, यानी कि ये तो आपका मूल वेतन रहेगा, इसके अलावा अदर अलावेंसेस आपको मिलेंगे। तो ये करके आपकी जो टोटल सैलरी होगी 60,000 से ऊपर ही होगी। ठीक है, तो ये आपके हाथ में बिल्कुल आ जाएगी, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि अदर अलावेंसेस क्या होते हैं, तो ये कॉमनली डीए तो होता ही है, एचआरए भी होता है। ये डियरनेस अलाउंस होता है जो कि पहले 31 था, अब आई थिंक 34% हो चुका है। वहीं यदि बात करें हम एचआरए का, तो ये जो मूल वेतन होता है उसका करीब करीब आपको 9% मिल जाता है। अब नेक्स्ट है आपका अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि वर्ग 4 है, और इसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल है लेवल 11, और ग्रेड पे है 4200। इनका जो बेसिक पे है वो होता है 37,800। ओके, एंड जो आपके हाथ में सैलरी आने वाली है वो कितनी है, करीब 52,000। तो 52,000 से ऊपर आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी, है ना। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि परिवीक्षा काल में प्रोबेशन पीरियड में आपको नियत मासिक वेतन दिया जाएगा। थोड़ा आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ अबाउट नियत मासिक वेतन के बारे में, तो ये आपको मिलने वाला है करीब 35,000 के आसपास। तो अब आप लोगों की सैलरी को लेकर के जो टेंशन थी वो आउट हो चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पर पे स्केल आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो पोस्ट है उनकी सोशल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है।
अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे उम्र के बारे में। तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम है यहाँ पे 40 ईयर। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी नॉर्मल जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी 3 साल की। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि 40 की जगह 43 ईयर जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम एज के लिए क्राइटेरिया होने वाला है। अदर देन दैट इस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन और दिए हुए हैं, जैसे कि SC ST BC MBC EWS के लिए 5 इयर्स का है। वुमेन कैंडिडेट्स चाहे वो SC से हैं, ST से हैं, BC MBC EWS से, उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जनरल वीमेन के लिए, विडोज़ के लिए, डाइवर्स वीमेन के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए और अदर टाइप ऑफ कैटेगरी और है यहाँ पर, उसके लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखी जाए तो RO और EO यहाँ पर 2 पोस्ट है। RO और EO उनके लिए ज़रूरी है एक डिग्री प्राप्त कैंडिडेट होना। इसके अलावा जो हमने AN की बात की थी सिविल में, उनके पास में क्या होना चाहिए, सिविल में BE होना चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग। दैट मीन्स ये ग्रेजुएशन बेस जॉब है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हिंदी लैंग्वेज और राजस्थानी लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म में आवेदन करने के लिए वो है 29 अगस्त 2022 और साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है वो करीबन 1 महीने तक होगी, 27 सितंबर 2022। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम पैटर्न में मल्टी चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 1/3 और टाइमिंग मिलेगा आपको 2 आवर्स का। पहले हम बात करेंगे IN सिविल कैटेगरी में। तो इनका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 2 भाग होंगे, भाग A और भाग B। तो अ के अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान जो कि संबंधित होगा राजस्थान से, राजस्थान का इतिहास होगा, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल और दैनिक विज्ञान, ये सभी विषय इसमें सम्मिलित होंगे भाग अ में। और टोटल ये कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का। तो यहाँ पर ज़्यादा वेटेज है इनके सिविल अभियांत्रिकी जो डिग्री में इन्होंने पढ़ाई की है, यानी कि टेक्निकल से जो अंक है टोटल वो कितने सम्मिलित किए गए हैं, 80। तो ज़्यादा वेटेज इसका रखा गया है। इस प्रकार यहाँ पर जो अधिकतम अंक हैं वो कितने हैं, 120 हैं और समय कितना मिलेगा, 2 आवर्स का। 2 घंटे काफ़ी पर्याप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो वो भी 120 ही होगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, टोटल मार्क्स 120, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होने वाला है और टोटल आपको 120 मिनट मिलेंगे। अब देख लीजिए EO और RO के लिए एग्जाम पैटर्न इस प्रकार का होगा। देखिए भाग A ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सामान्य ज्ञान जिसमें भारतीय संविधान थोड़ा सा अलग है, जिसमें भारतीय संविधान को इंक्लूड किया गया है, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एड हुआ है इंडिया की GK। ओके, नेक्स्ट है भाग ब में आएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, ये आपके लिए थोड़ा नया रहेगा। साथ ही यहाँ पर है नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं, तो ये पार्ट रहेगा 80 मार्क्स का और ये पार्ट रहेगा 40 मार्क्स का। सो वही पैटर्न रहेगा, 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स हैं और साथ ही आपको मिलेंगे 120 मिनट्स। देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा। जैसे कि सपोज आप जाति के आधार पर कोई आरक्षण चाहते हैं तो उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके परीक्षा होने से पहले दिनांक वाला होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं वर्क एंड पावर अबाउट EO। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अधिशासी अधिकारी होते हैं नगरपालिका में, उनका वर्क ये होता है कि नगरपालिका के विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये प्रमुख अधिकारी होते हैं नगरपालिका का विकास करवाने के लिए। नेक्स्ट होता है बैठक में लिए गए जो निर्णय होते हैं उनके अनुसार ही नगर के विकास कार्य को ये क्रियान्वित करते हैं और उनका निरीक्षण भी करते हैं कि कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं। थर्ड वन है कि कार्यालय में जितने भी अभिलेख होते हैं उनका रख रखाव भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कर्मचारियों की जो सेवा पुस्तिका है, PF की धनराशि है, कहने का मतलब यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो भी इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नगर पालिका का पूरा अकाउंट जो मैनेजमेंट होता है वो अधिशासी अधिकारी के हाथ में होता है।
थोड़ा डिटेल में आप लोग और जान सकते हैं कि और मुख्य कार्य क्या होते हैं, जिसमें होते हैं नगर की सफाई व्यवस्था, वार्डों की सफाई व्यवस्था, प्रत्येक वार्ड में स्वच्छ जल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण के बारे में देखते हैं, उनकी मरम्मत देखी जाती है, प्रकाश की व्यवस्था जैसे कि स्ट्रीट लाइट होती हैं, इनसे संबंधित कार्य इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण ये भी देखे जाते हैं, ये डेली बेसिस पे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, सड़कों का निर्माण और मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, अस्थायी अतिक्रमण आपने देखे होंगे कई बार सड़कों के आसपास या बहुत ही ट्रैफिक वाली जगह पर आपने देखा होगा अस्थायी अतिक्रमण कर लिए जाते हैं, ठेले लगा लिए जाते हैं, तो उनको हटाने का कार्य भी ये सभी कार्य इनके ऊपर होता है। नेक्स्ट है जैसे कि गौशालाएं हैं तो उनका निरीक्षण करना, और यदि कोई भी शिकायत इन्हें मिलती है तो उस मामले की जो जांच है वो ईओ के द्वारा करवाई जाती है। अधिशासी अधिकारी के बाद अब हम देखेंगे आरओ, राजस्व अधिकारी का क्या कार्य होता है। जैसे कि नाम से विदित है, ये राजस्व कर संग्रह करने का कार्य करवाते हैं। ओके, तो कर जमा नहीं कराने वालों के विरुद्ध जो जांच करनी है, आवश्यक कार्यवाही करनी है, वो सभी निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, राजस्व अधिकारी के द्वारा। देन है राजस्व से संबंधित सभी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं नगर पालिका में, उनका निरीक्षण किया जाता है, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच करवाई जाती है, और इस प्रकार से ये नगर का विकास भी करवाते हैं। नगर का विकास कैसे होगा कि जो भी कर यहाँ पर इनको संपत्ति कर, जो भी कर मिलेगा इन्हें, उसी से यहाँ पर नगर का विकास करवाया जाता है। देन करों का निर्धारण किया जाता है, और यदि कोई कर समय पर जमा नहीं कराते हैं या फिर कोई भी अनियमितता होती है तो उनके ऊपर जो जुर्माना लगाने का कार्य है वो राजस्व अधिकारी के द्वारा किया जाता है। देन है औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र की संपत्तियों का राजस्व मदों के अनुसार प्रक्रिया का निरीक्षण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मेनली नगर पालिका के लिए विकास करवाने के लिए जो टैक्स या कर होते हैं उनका कलेक्शन इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि नगर पालिका का जो कार्य है ईओ और आरओ के हाथों में ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। तो ये इंजीनियरिंग वर्क को देखते हैं जिसके अंदर यदि कोई पुल बनना है, सड़क बननी है, नहरें, बांध, भवन आदि से संबंधित अगर इनका निर्माण करवाना है, इनकी डिज़ाइन करवानी है और उनकी मरम्मत करनी है, रख रखाव करने हैं, ये सभी कार्य, ये क्वालिटी वाइज जो भी कार्य इनको देखने होते हैं, ये सभी चीज़ें सिविल इंजीनियर के अंडर में ही होती हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं इनका पाला किससे पड़ता है, ठेकेदारों से पड़ता है। अदर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर डाउट है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो क्लियरली यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, बहुत ही अच्छा आपके पास चांस है। नेक्स्ट है टाइपिंग टेस्ट, बिल्कुल नहीं होने वाला है, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी अभी अध्ययनरत है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उनका जो रिजल्ट है वो परीक्षा से पहले पहले आ जाए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें ये बताया गया है कि नोटिफिकेशन में जो एज है वो 18 से 40 है नहीं, लेकिन एक्चुअल में जो एज है वो आप 43 मान करके चल सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी ओवर एज हो गई है तो आप 43 तक भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अदर कैटेगरी वाइज जो छूट है, जो रिलैक्सेशन है, वो तो अलग है। और ये आपको किस बेसिस पे काउंट करनी है, तो ये आपको 1/1/2023 के बेसिस पे काउंट करना है। अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। एक छोटी सी बात आप लोग और जान सकते हैं, देखिए वैसे तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए प्रमुख अधिकारी होते हैं, लेकिन यदि वह चाहे तो नगर पंचायत अध्यक्ष के सहयोग से नगर पालिका का कायाकल्प तो कर ही सकते हैं। पर होता क्या है, वास्तविकता में इसके उलट ही देखने को मिलता है, इन पर आए दिन आरोप भी लगते रहते हैं। आई होप इस वास्तविकता से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, तो इसके साथ ही इस मेंटलिटी के साथ आपको तैयार रहना है। अदरवाइज जो राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, ऑफिसर ग्रेड की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। याद रखें, कर्म ही धर्म है। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।